हेलो एवरीवन, वेलकम टू यस ऑफिसर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ शिवम गुप्ता एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वी आर हियर टू स्टार्ट अ न्यू सीरीज। आपका एग्जाम है अक्टूबर में एंड टू बूस्ट योर प्रिपरेशंस वी आर स्टार्टिंग अ सीरीज रिवीजन थ्रू एमसीक्यू। इसमें हम क्या करेंगे, जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा उसके हम स्पेसिफिक मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस को लेंगे एंड देन विल प्रैक्टिस हियर। ठीक है, तो जो भी आपकी तैयारी है, आप खुद से पढ़ रहे हो या आप किसी से पढ़ रहे हो, आपको पता चल जाएगा कि यार मैं ठीक से तैयारी कर रहा हूँ नहीं कर रहा, मेरी प्रिपरेशंस कितनी हो रखी हैं, मेरे को किस लेवल की और प्रिपरेशन करनी है टू क्रैक द एग्जाम। तो चलो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। These questions are specific from unit 1 and 2 of module A. ठीक है, तो these are 20 questions, 10 questions from unit 1, 10 questions from unit 2। तो आज हम ये 20 क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में विल टेक अप मोर यूनिट्स एंड मोर क्वेश्चंस। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, बैंक एक्स रेंडर्स द सर्विस टू पे रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन बिल्स ऑन बिहाफ ऑफ शिवम, वन ऑफ इट्स कस्टमर्स। इन दिस केस बैंक एक्ट्स एज। तो यहाँ पर हम क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन बैंक एंड कस्टमर की बात कर रहे हैं। तो मैं आपको 5-10 सेकंड देता हूँ, पहले आप अपनी शीट पे जहां पर भी आप लिख लो आपका आंसर क्या होगा एंड देन विल डिस्कस द आंसर। तो लिख लिया आपने अपना आंसर, इसका आंसर होगा डी, एजेंट। जब भी एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी अथॉरिटी डेलीगेट कर देता है, यानी कि वो दूसरे पर्सन को कहता है कि यू कैन एक्ट ऑन माय बिहाफ। ठीक है, सपोज ए है और बी है। जो पर्सन ए है, यहाँ पर्सन ए पर्सन बी को कहता है कि आप मेरे बिहाफ पर एक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर पर्सन ए जो है वो हमारा प्रिंसिपल होगा और पर्सन बी जो है वो एजेंट होगा। यहाँ पर आप पर्सन बी को एज बैंक समझ सकते हो। बैंक एज लेसी कब काम करता है या लेसर कब काम करता है? जब बैंक एक कस्टमर को लॉकर लीज पर देता है, यानी एक कस्टमर ने लॉकर को लिया है और उसके अगेंस्ट वो बैंक को रेंट दे पे कर रहा है, जो भी लॉकर चार्जेस हैं वो पे कर रहा है। तो इस केस में जो बैंक होता है वो लेसर होता है और जो कस्टमर होता है वो लेसी होता है। लेसर और लेसी का रिलेशनशिप जो है वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में डिफाइंड है। ठीक है, बेली कब बनता है बैंक? तो यहाँ पर लेसी कौन होगा? अगर आपके पास क्वेश्चन है तो लेसी कौन बनता है? कस्टमर बनता है। बेली जब भी बैंक के पास एक कस्टमर अपने वैल्यूएबल्स को डिपॉजिट करता है, तो लॉकर में उसने सर्टेन वैल्यूएबल्स रखे हैं, अपनी ज्वेलरी, अपने पेपर्स। तो अपनी वैल्यूएबल चीजें जो हैं वो बैंक के पास डिपॉजिट करी हैं। उस केस में जो बैंक है वो बेली प्लस ट्रस्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है। तो उस केस में बैंक क्या होता है? बैंक बेली होता है और कस्टमर जो होता है वो बेलर होता है। ये रिलेशनशिप कहाँ डिफाइंड है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइंड है। अपार्ट फ्रॉम बेली बैंक ऑल्सो एक्ट एज ए ट्रस्टी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, if the contents of a safe deposit locker are lost due to incidents of or fraud by a bank's employee, the bank's liability will be equivalent to। अगर मानो एक कस्टमर है, सीधा सीधा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कस्टमर है, उसने अपने लॉकर में वैल्यूएबल्स रखे, ज्वेलरी रखी, हो सकता है कोई पेपर्स रखे, शेयर सर्टिफिकेट्स रखे। तो उसका जो सामान था वो चोरी हो गया उस लॉकर से। ठीक है, बैंक की नेग्लिजेंस की वजह से चोरी हो गया। तब बैंक कस्टमर को कितना पे करेगा? दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, गिव यू 5-10 सेकेंड्स। आप बताओ क्या होगा इसका आंसर। विल बी आंसर ए 10 टाइम्स करेगा, 50 टाइम्स करेगा, या 100 टाइम्स करेगा, या 200 टाइम्स करेगा? तो आंसर विल बी 100 टाइम्स। जो बैंक होगा वो लॉकर चार्जेस का 100 टाइम्स पे करेगा टू द कस्टमर। ठीक है, यहाँ पर रिलेशनशिप क्या होगा? यहाँ पर लेसर और लेसी का होगा। ठीक है, जिसकी अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में बात करी थी। यहाँ पर होगा रिलेशनशिप लेसर और लेसी का, और बैंक कितना पे करेगा? 100 टाइम्स
ऑफ द लॉकर चार्ज। अगर मानो लॉकर जो है के लिए 5,000 रुपीज देता है पर मंथ, तो बैंक कितना पे करेगा इसको? 5 लाख तक पे करेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following is the principal function of banks? Lending, accepting deposit, investing, trading and manufacturing। तो आपके जो एग्जाम में टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आते हैं वो हो सकता है डायरेक्ट हो, जैसा हमने इस क्वेश्चन में करा। हो सकता है वो केस स्टडी बेस्ड हो, आपको एक सिचुएशन दे दी कि बैंक ऐसे सर्विस प्रोवाइड करता है तो एप्लीकेशन बेस्ड हो गया। हो सकता है ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड हो। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे। ऑफ कोर्स फॉर डिफरेंट मार्क्स 0.5 होगा, 1 होगा, 2 होगा, तो अलग अलग मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसका आंसर अब तक आपने लिख लिया होगा अपने पास। तो इसका आंसर होगा लेंडिंग, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, इन्वेस्टिंग। ये तीन फंक्शंस होते हैं बैंक के। तो 1 2 3 कहाँ दिख रहा है? डी में दिख रहा है। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगर किसी एक इंस्टीट्यूट को आपको कहने की बैंक है, कोई कंपनी है, आपको कहना है कि दिस कंपनी इज अ बैंकिंग कंपनी, तब उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है वो डिफाइन करता है कि बैंकिंग क्या होती है और बैंकिंग कंपनी क्या होती है। इन ऑर्डर टू बी कॉल्ड एज अ बैंक, दो तीन चीजें सेटिस्फाई करनी पड़ती हैं। नंबर 1, डिपॉजिट लोगे आप, और डिपॉजिट किससे लोगे? पब्लिक से लोगे। नंबर 2, जो भी डिपॉजिट्स आप ले रहे हो दे शुड बी फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टिंग। तो या तो आप उसको लेंड करोगे या आप उसको इन्वेस्ट करोगे। अगर किसी और पर्पस के लिए आप एक्सेप्ट करते हो उस डिपॉजिट को, तब आप बैंक नहीं कहला सकते। ठीक है। या अगर आपने ट्रेडिंग के लिए करा, मैन्युफैक्चरिंग के लिए करा, तब आपको हम बैंक नहीं बोलेंगे। नंबर 3, आप उस डिपॉजिट को रीपे करोगे। द डिपॉजिट इज रीपेबल आइदर ऑन डिमांड और अदरवाइज। जैसे टाइम डिपॉजिट होते हैं, फिक्स आपने एफडी करी तो एक सर्टेन टाइम के बाद बैंक आपको पैसा देगा, पर इट विल बी रीपेबल। और जो परमिटेड मोड्स होते हैं आप उनको यूज कर सकते हो, जैसे चेक, ड्राफ्ट, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस मोड आप उसको यूज कर सकते हो और उससे ड्रॉ कर सकते हो अपने पैसे को। तो इन ऑर्डर टू बी कॉल्ड एज अ बैंक, ये तीन चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए। नंबर 1, यू शुड एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। नंबर 2, द एक्सेप्टेंस मस्ट बी फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टिंग। नंबर 3, इट शुड बी रीपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज। ठीक है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। Which of the following activities is authorized under Section 6 of the Banking Regulation Act 1949? बेसिकली बैंक कौन कौन सी एक्टिविटीज कर सकता है अंडर सेक्शन 6। ठीक है। ये क्वेश्चन है। गिविंग यू 5-10 सेकेंड्स, सोचो, बताओ, आंसर अपना लिख लो। ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन जनरली 0.5 मार्क्स ले आते हैं, मैं पहले ही बताता हूँ। कंडक्टिंग फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन क्या कर सकता है? बिल्कुल परमिटेड होता है, कर सकता है। इशूइंग लेटर ऑफ क्रेडिट एंड गारंटीज, यस। रेमिटेंसेस, यस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। इसके अलावा भी सेक्शन 6 कुछ और एक्टिविटीज ऑथराइज करता है बैंक को, जैसे कि कलेक्शन ऑफ चेक, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। तो और भी चीजें ऑथराइज करता है, सिर्फ यही नहीं होती। और अब जो बैंक है, सेक्शन 6 में जितनी एक्टिविटीज लिखी है उसके अलावा भी कुछ एक्टिविटीज को बैंक अंडरटेक कर सकता है, जैसे वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करना, डीमैट अकाउंट खोलना, या फिर थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स को सेल करना, म्यूचुअल फंड्स वगैरह। तो बैंक जो है उसमें भी इंडल्ज हो सकता है। ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। Which bank service is used when a party wants to control the use of funds received in an account in the name of another party? Will it be A, B, C or D? जल्दी बताओ। लिख लिया? सोच लिया क्या होगा? The answer will be C, escrow account. escrow account बेसिकली एक थर्ड पार्टी अकाउंट होता है जिससे आप विड्रॉ कर सकते हो जब कुछ कंडीशंस, पर्टिकुलर कंडीशंस मीट होंगी, तब आपको अलाउ करेगा बैंक कि आप विड्रॉ कर सकते हो अमाउंट को। ठीक है। तो दो पार्टीज हैं, दो पार्टीज ने मिलकर एक एस्क्रो अकाउंट खुलवाया बैंक के साथ। तो दिस इज अ थर्ड पार्टी अकाउंट। बैंक कब विड्रॉ करने देगा ए को या बी को? जब कुछ कंडीशन जो हैं वो फुलफिल हो जाएंगी, तभी आप विड्रॉ कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन अ क्रेडिट कार्ड एंड अ चार्ज कार्ड? ऐसे क्वेश्चन जनरली 1 मार्क में पूछ लेता है। ठीक है।
तो क्रेडिट कार्ड्स डू नॉट चार्ज एनी एनुअल फीस वाइल चार्ज कार्ड्स डू। क्रेडिट कार्ड्स क्या चार्ज नहीं करते? क्रेडिट कार्ड्स भी चार्ज करते हैं। कुछ क्रेडिट कार्ड फ्री होते हैं, और कुछ क्रेडिट कार्ड्स के लिए आपको ज्वाइनिंग फीस और एनुअल फीस पे करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई। चार्ज कार्ड्स रिक्वायर द फुल पेमेंट ऑफ द आउटस्टैंडिंग अमाउंट while credit card allow partial payments. This is the correct answer. जो चार्ज कार्ड होते हैं दे आर सिमिलर टू क्रेडिट कार्ड। उसमें आपकी कोई स्पेंडिंग लिमिट डिफाइंड नहीं होती है। जो भी कस्टमर का हिस्ट्री होती है उसके हिसाब से चार्ज कार्ड में आपकी स्पेंडिंग लिमिट को दी जाती है। पर चार्ज कार्ड जो होता है वो आपको फुल में पे करना पड़ता है। क्रेडिट कार्ड में तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप मिनिमम ड्यू भी पे कर सकते हो, पर चार्ज कार्ड में आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता। ऑप्शन सी क्या कहता है? नो लेट फीस इज चार्ज इन चार्ज कार्ड वाइल क्रेडिट कार्ड डू सो। लेट फीस अगर होगी तो चार्ज होती है चार्ज कार्ड के अंदर भी। अगर आपने टाइमली पेमेंट नहीं करी, यूजुअली 1 महीने का टाइम दिया जाता है चार्ज कार्ड में। कुछ ही बैंक्स हैं जो इशू करते हैं इसको, पर अगर आप लेट होते हो तो आपको एक फीस देनी पड़ती है। तो इसके लिए कौन सा आंसर ठीक हुआ हमारा? ऑप्शन कौन सा ठीक हुआ? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ अ मर्चेंट बैंकर इन द फाइनेंशियल मार्केट? तो इसके लिए आपको यह पता होना चाहिए कि मर्चेंट बैंकर होता कौन है। तो मर्चेंट बैंकर बेसिकली फाइनेंशियल इंटरमीडियरी होता है जो फैसिलिटेट करता है पैसे को जिनके पास है उनसे लेकर जिन जो यूज करेंगे इस पैसे को उनको देता है। तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे ये पैसा लेता है, और गवर्नमेंट या कंपनीज जो इस पैसे को यूज करेंगी उनको वो पैसा देता है। मर्चेंट बैंकर्स जो होते हैं वो जनरली आपके आईपीओज में, एफपीओज में, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग एफपीओज में और प्राइवेट प्लेसमेंट्स में हेल्प करते हैं। अगर आप पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, इसका आईपीओ निकलना है, उसमें हेल्प करेंगे। प्राइवेट कंपनी तो प्राइवेट प्लेसमेंट्स होती हैं जिससे वो डेट और इक्विटी रेज करते हैं, उसमें हेल्प करता है मर्चेंट बैंकर। तो अब आंसर देख लो आप कौन सा होगा। देखते हैं ऑप्शंस को। टू प्रोवाइड लोन्स टू कॉर्पोरेट, नहीं। टू फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम इन्वेस्टर टू कॉर्पोरेशंस और गवर्नमेंट, यस दिस विल बी करेक्ट आंसर। टू मैनेज पर्सनल फाइनेंस फॉर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, नो। टू प्रोवाइड इंश्योरेंस सर्विसेज, नहीं, इंश्योरेंस सर्विसेज नहीं देता। अंडर राइटिंग सर्विसेज देता है। रेगुलेटरी क्लियरेंस लेने में हेल्प करता है, क्या टाइमिंग रहेगी, मार्केट रिपोर्ट, इन सारी चीजों में मर्चेंट बैंकर्स एक कॉर्पोरेट को हेल्प करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट लीज फाइनेंसिंग? The lessor is the owner of the asset in a lease agreement. The lessee has the full ownership right over the leased asset. Lease rentals are treated as capital expenditure for the lessee. 1, 1, 3, 2, 3, 1, 2 बताओ कौन सा होगा आंसर सही। ठीक है, ऐसे 1 मार्कर में, और अगर इसमें थोड़ी सी एक दो स्टेटमेंट और ऐड कर देते तो 2 मार्कर्स में ऐसे क्वेश्चन को पूछ लेता है। ठीक है, लीज फाइनेंसिंग होती क्या है? बेसिकली जो कैपिटल गुड्स होते हैं इनको एक पर्सन ओ करता है। ठीक है, एक इंस्टीट्यूशन एक पर्सन ओ करता है, यानी कि ये इन कैपिटल गुड्स का ओनर है। ये क्या करता है? ये एक दूसरे पर्सन को या एक इंस्टीट्यूशन को मंथली रेंट के अगेंस्ट दे देता है कि आप ये कैपिटल गुड्स को यूज करो और आप मेरे को उसके अगेंस्ट जो है मंथली पेमेंट्स करते रहो। ठीक है, लीज चार्जेस होते हैं, मंथली रेंट्स आप इसको कह सकते हो। तो मंथली भी हो सकता है, एनुअली भी हो सकता है। लीज चार्जेस बेसिकली आप मेरे को पे करोगे। ठीक है, तो ओनर कौन होगा? जो देता है अपने गुड्स को उसको कहते हैं लेसर, और जिसको मिल रहे हैं गुड्स टू यूज, ठीक है, जो बेसिकली आपके रेंट्स दे रहा है उसको यूज करने के लिए, लीज चार्ज दे रहा है, उसको कहते हैं लेसी। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी जो है यूज करने के लिए किसको मिल गई है? लेसी को। ठीक है, बट क्या ओनरशिप चेंज हो जाएगी उससे? नहीं, ओनरशिप चेंज नहीं होगी। अज्यूम करें आपके पास एक मशीनरी है, आपके फ्रेंड आके कहते हैं कि आप मेरे को मशीनरी को यूज करने दो, तो मैं आपको इसके अगेंस्ट 2000 रुपीज पर मंथ दे दूंगा। आप कहते हो ठीक है यूज कर लो, तो क्या आपका फ्रेंड ओनर बन जाएगा उस मशीन का? नहीं बनेगा, ओनर आप ही रहोगे। तो लेसर इज द ओनर ऑफ एसेट्स इन अ लीज एग्रीमेंट, यस दिस इज द करेक्ट ऑप्शन स्टेटमेंट। द लेसी हैज फुल ओनरशिप राइट्स, नो।
लेसी डज नॉट हैव अ फुल ओनरशिप राइट ओवर इट। फुल ओनरशिप राइट होंगे वो बेच देगा आपकी मशीन को, नहीं बेच सकता क्योंकि उसका ओनरशिप राइट्स नहीं है, ठीक है। So this is not a correct statement. Lease rentals are treated as capital expenditure for lessee. अब lessee has not bought this capital good, ठीक है। जब उसने खरीदा नहीं है उसको तो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं हो। कैपिटल एक्सपेंडिचर बेसिकली वन टाइम एक्सपेंडिचर होते हैं। दिस विल बी ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर जो रिकरिंग इन नेचर होते हैं, वो मंथली पे कर रहा है, ठीक है, या एनुअली पे कर रहा है उसके लिए, पर हर साल पे कर रहा है या हर महीने पे कर रहा है, तो क्या एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी वन ओनली, सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मर्चेंट बैंकर ड्यूरिंग एन आईपीओ। ये अभी हमने एक दो क्वेश्चन पहले इसके बारे में जाना था, मर्चेंट बैंकर कौन होता है और क्या करता है। तो डायरेक्ट ऑप्शंस को आप देखो और बताओ उसका आंसर क्या होगा। आई एम गिविंग यू 5 सेकेंड्स। सोच लिया आंसर? चल, ऑब्टेनिंग रेगुलेटरी क्लियरेंस फ्रॉम सेबी, रेगुलेटरी क्लियरेंस बोला था मर्चेंट बैंकर दिलवाता है, तो दिस इज अ फंक्शन। अंडर राइटिंग करता है पब्लिक इश्यू, दिस इज अ फंक्शन। कंडक्टिंग इंटरनल ऑडिट्स ऑफ द इशूइंग कंपनी, अगर आपको नहीं भी पता तो अभी के लिए इसको इसको डाउट में छोड़ दो, ठीक है। फिर ऑप्शन डी पढ़ो, प्लानिंग एंड टाइमिंग ऑफ द आईपीओ, तो आईपीओ रिलेटेड काम करता है आपका। आप एलिमिनेशन मेथड भी अगर यूज करोगे तो सी विल बी द करेक्ट आंसर उस मेथड से भी, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच सेक्शन ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट डिफाइंस अ बैंकिंग कंपनी। बहुत सारे बच्चों को हो सकता है ये चीज ना पता हो। इसमें आपको अगर पता है तो आपको पता है, आप इसमें एलिमिनेशन मेथड यूज नहीं कर सकते। तो इसमें मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, सेक्शन 5 विल बी द करेक्ट आंसर। सेक्शन 5 बी जो होता है, इट डिफाइंस द टर्म बैंकिंग, और 5 सी डिफाइंस अ बैंकिंग कंपनी। सेक्शन 6 जो है वो बताता है कि एक बैंक कौन सी एक्टिविटीज को अंडरटेक कर सकता है, और सेक्शन 7 प्रोहिबिट करता है किसी और कंपनी को, किसी और पर्सन को टू यूज द टर्म बैंकर, ठीक है। तो सेक्शन 5 है करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन ए, ठीक है। अब चलते हैं यूनिट 2 के एमसीक्यूज की तरफ, ठीक है। जनरली फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म कंप्राइजेज ऑफ, तो फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म होती है, इसमें कितनी स्टेजेस होती हैं? सोचो, पता है आंसर? लिख लिया? चलो, 4 स्टेजेस होती हैं। क्या क्या होती हैं? रेस, सबसे पहले क्या करता है, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होती है वो अपने सिंपथाइजर्स से पैसे को रेज करती है, सबसे पहले पैसा कलेक्ट करती है, उसके बाद उस पैसे को मूव करती है। हो सकता है जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी और कंट्री में ऑपरेट करती हो, तो क्या करेगी, जिस कंट्री में ऑपरेट करती है उस कंट्री में पैसे को मूव करेगी। उसके बाद वो थोड़े टाइम के लिए उस पैसे को बैंक में पार्क करेगी सस्पिशन से बचने के लिए, तो वो क्या करती है, स्टोर करती है। एंड फाइनली इट यूजेस दैट मनी फॉर इट्स अल्टीरियर मोटिव्स। तो कितनी स्टेज हुई? ये 4 स्टेज हुई, रेज, मूव, स्टोर एंड यूज। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Periodic updation is required to be done at least every dash years for high risk customer and at least dash year for low risk customer. तो जो कस्टमर रिस्क होता है, इट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स। वो किस बिजनेस में इन्वॉल्व है, कितना टर्नओवर है उस बिजनेस का, वो उसका सोशल स्टेटस क्या है, फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, उस उन पैरामीटर्स पर कस्टमर की रिस्क प्रोफाइलिंग होती है। और जनरल 3 कैटेगरीज में उसको आप रिस्क प्रोफाइल करते हो, लो रिस्क, मीडियम रिस्क एंड हाई रिस्क। So the question wants to understand, the question wants from what wants from you is कि आप कितने साल में करोगे, आप बैंक में काम करते हैं, कितने टाइम में आप कस्टमर का रिस्क अपडेशन, प्रोफाइल अपडेशन बेसिकली करेंगे, ठीक है। तो आप लो रिस्क का कम टाइम में कर सकते हो। लो रिस्क हो सकता है जो सैलरी ले रहा है, एक पर्सन है, उसका एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम है सैलरी, तो आपको पता है ये ज्यादा घपलेबाजी में इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है। ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज में या टेररिस्ट एक्टिविटीज में इसकी इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होगी। तो ये क्या है, ही इज अ लो रिस्क प्रोफाइल कस्टमर।
मीडियम रिस्क और हाई रिस्क बेसिकली ऐसे लोग जो कैश इंटेंसिव बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। आप ऐसे समझ लो, जैसे एक पर्सन है, पर्सन ए, इज अ ज्वेलर या इसका पेट्रोल पंप है और काफी कैश इंटेंसिव इसका बिजनेस है। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम मीडियम या हाई रिस्क कैटेगरी में रखेंगे। तो जो लो रिस्क कस्टमर होते हैं उनका पीरियोडिक अपडेशन होता है 10 साल में और हाई रिस्क का होता है 2 साल, मीडियम का 8 में होता है। तो ए सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन जो होते हैं उनको भी आप हाई रिस्क में रखते हो। पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन कौन होते हैं, पीईपीस कहते हैं इनको। पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन वो पर्सन होते हैं वो आर इंटरेस्टेड विद सम पब्लिक फंक्शन, जहां पर ब्राइब का या करप्शन का एलिमेंट जो है वो थोड़ा ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो पर्सन हु इज इंटरेस्टेड विद अ पब्लिक फंक्शन इज नोन एज पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन। इनको भी आप हाई रिस्क में रखते। क्वेश्चन नंबर 13, which global organization was established to evolve measures to prevent money laundering and terrorist financing? Very easy question, बताओ जल्दी से। तो आंसर कर लिया होगा आपने अब तक। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इज द ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन जिसको हमने एस्टैब्लिश करा था कि मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट कर पाए। ये गाइडलाइंस देती है विच सर्व एंटी मनी लॉन्ड्रिंग गाइडलाइंस एंड टू कॉम्बैट फाइनेंशियल टेररिज्म। एफएटीएफ की लेटेस्ट गाइडलाइंस आई थी 2012 में आई थी। ठीक है, और 2012 स्टैंडर्ड्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल कंप्लायंस विद द ऑब्लिगेशन ऑफ द बैंक एज स्पेल्ड आउट इन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो बेसिकली बैंक के ओवरऑल कंप्लायंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स जो हैं उनके साथ बैंक ने कंप्लाई करा है। तो इसके लिए आप किसको अप्रोच करोगे, किस पर्सन को आप अकाउंटेबल रखोगे। ठीक है, विल इट बी डेजिग्नेटेड डायरेक्टर, प्रिंसिपल ऑफिसर, एएमएल ऑफिसर और ब्रांच मैनेजर, बताओ कौन होगा। चलो चलो शाबाश, पता है तुम लोगों को। 1 महीने बाद एग्जाम है अब, लगभग 1.5 महीने बाद। तो करेक्ट आंसर विल बी ए, डेजिग्नेटेड डायरेक्टर। डेजिग्नेटेड डायरेक्टर होता कौन है, ही इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर एक होल टाइम डायरेक्टर ऑफ अ बैंक। अगर रेगुलेटेड एंटिटी जो है वो बैंक है। अगर पार्टनरशिप है तो जो भी मैनेजिंग पार्टनर होगा, प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है तो प्रोप्राइटर। अगर ट्रस्टी है तो मैनेजिंग ट्रस्टी। ये बेसिकली एक ऐसा पर्सन जो मैनेज करे और कंट्रोल करे अफेयर्स ऑफ अ रेगुलेटेड एंटिटी, उसको आप अपॉइंट करोगे एज डेजिग्नेटेड डायरेक्टर एंड ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल कंप्लायंस। क्वेश्चन नंबर 15, what is the primary role of correspondent bank in correspondent banking relationship? कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक होता कौन है या कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग रिलेशनशिप क्या होता है। इसमें एक बैंक होल्ड करता है डिपॉजिट्स ऑन बिहाफ ऑफ अनदर बैंक। तो जो डिपॉजिट होल्ड करता है उसको बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक, और जिसके बिहाफ पर डिपॉजिट्स को होल्ड करा गया है उसको बोलते हैं रिस्पॉन्डेंट। तो जो रिस्पॉन्डेंट बैंक्स होते हैं उनको, उनके बिहाफ पर कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक जो है डिपॉजिट्स को होल्ड करते हैं। कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक जो होते हैं दे आर इम्पोर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल ट्रेड, टूरिज्म, इंटरनेशनल ट्रैवल। इसमें जो कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक होते हैं दे प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल, पर इनकी भी कोई इनहेरेंट रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। इसलिए जो रिस्पॉन्डेंट बैंक्स होते हैं दे have to follow certain norms, they have to follow certain guidelines। चलो अब ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही होगा। टू प्रोवाइड लोन टू रिस्पॉन्डेंट बैंक, नहीं, लोन नहीं देते। टू होल्ड डिपॉजिट एंड प्रोवाइड पेमेंट एंड अदर सर्विस टू रिस्पॉन्डेंट बैंक, यस, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। टू ऑफर इंश्योरेंस सर्विस नहीं करते। टू एक्ट एज इंटरमीडिएट फॉर स्टॉक ट्रेडिंग नहीं करते। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Question number 16. What is the time frame within which banks must report any suspicious transactions noticed by them to FIUIND, Financial Intelligence Unit India? ठीक है, कितने टाइम में करना पड़ता है, तो 7 डेज में करना पड़ता है। अगर हम AML फ्रेमवर्क की बात करें इंडिया में,
तो हमारे पास चार चीजें हैं। FIU इंडिया, नंबर वन। नंबर टू ED, नंबर थ्री स्पेशल कोर्ट्स, एंड नंबर फोर रेगुलेटर्स। जो FIU-IND है, इट हैज सुपरवाइजरी पावर्स ओवर रेगुलेटेड एंटिटीज। ये फाइनेंशियल डेटा जो है वो कलेक्ट करती है बैंक से और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, ठीक है। तो सुपरवाइजरी पावर अगर पूछे आपसे एग्जाम में किसके पास होती है, तो FIU-IND के पास होती है। प्रोसिक्यूटिंग पावर किस, इन्वेस्टिगेट कौन करता है, ED करता है। फिर वो उनका ट्रायल कहाँ पर चलता है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी किसके पास होती है, वो होती है स्पेशल कोर्ट्स के पास, ठीक है। तो ED जो है वो ट्रैक करता है, प्रोसिक्यूट करता है और स्पेशल कोर्ट्स में फिर उन केसेस को भेजता है। स्पेशल कोर्ट जो है उसको एडजुडिकेट करते हैं। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन हुआ, स्पेशल कोर्ट्स हुए। तो इसका आंसर होगा 7 डेज। क्वेश्चन नंबर 17, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द PMLA, व्हाट इज द मिनिमम इम्प्रिजमेंट टर्म फॉर अ मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस। एक मिनिमम टर्म प्रिस्क्राइब करा गया, एक मैक्सिमम टर्म प्रिस्क्राइब करा गया। सेक्शन 3 जो है वो डिफाइन करता है ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग को, और सेक्शन 4 बताता है कि कितने टर्म का इम्प्रिजमेंट होगा। तो क्या होगा, लिख लिया आंसर। आंसर विल बी C, 3 years। मिनिमम 3 साल की सजा होती है, मैक्सिमम 7 years होती है। और अगर कोई केस है विच इज रिलेटेड टू द ऑफेंस ऑफ NDPS एक्ट, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट से अगर है तो 10 साल हो जाती है मैक्सिमम। सेक्शन 3 डिफाइन करता है बेसिकली ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है, जब कोई पर्सन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एंगेज होता है, या फिर ही नोइंगली असिस्ट किसी एक्टिविटी में, या फॉर प्रोसीड्स, तो ही नोइंगली असिस्ट या नोइंगली इन्वॉल्व। इंडल्ज होगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली, असिस्ट करेगा, नोइंगली असिस्ट करेगा, या नोइंगली इन्वॉल्व होगा किसी भी प्रोसीड्स, किसी भी ऐसी एक्टिविटी में या प्रोसेस में विच आर रिलेटेड टू प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। आप कैसी एक्टिविटी हो सकता है कंसील कर रहा है, या पोजेशन है, कंसीलमेंट है, या यूज कर रहा है, और क्लेम कर रहा है कि दिस इज अनटेंटेड प्रॉपर्टी सर, ये तो बिल्कुल साफ सुथरी है, वाइट का पैसा है मेरा। अगर ऐसा क्लेम कर रहा है और प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, तो ही इज इन्वॉल्व इन द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। क्वेश्चन नंबर 18, which of the following is the main objective of the measures for prevention of money laundering? To prevent spread of criminal activities in society, yes, it is an objective. To safeguard the economy from financial crimes, yes. To prevent terrorists from gaining access to financial resources, yes. तो all of the above will be the correct answer। कहाँ पे दे रखा है, A में, तो this is the correct answer। apart from it, एक और ऑब्जेक्टिव होता है to prevent the elements of criminal activities फ्रॉम यूजिंग द फाइनेंशियल सिस्टम और द इकोनॉमी ऑफ दिस कंट्री, ठीक है। ये एक और ऑब्जेक्टिव होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 19, PMLA एक्ट lays down primary obligation for regulated entities to maintain record of all transaction as specified, furnish the information of prescribed transaction including attempted transaction। तो इन रिकॉर्ड को आप कितने टाइम तक के लिए प्रिजर्व करोगे, बेसिकली दिस इज द क्वेश्चन। बताओ, पता आंसर। अच्छा, इस चीज का ध्यान रखना, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आंसर जरूर लिख कर आना, ठीक है। पता है नहीं पता है, मार्क जरूर करना है। 25% चांस तो है कि ठीक हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, C होगा। 5 years के लिए करता है, फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। आइडेंटिटी को भी प्रिजर्व करता है। PMLA कहते हैं कि आपका जो कस्टमर है या बेनिफिशियल ओनर है, उसकी आइडेंटिटी को भी आपको कितने टाइम तक के लिए प्रिजर्व करना होता है, 5 साल के लिए करना पड़ता है। यहाँ पर फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांजेक्शन होता है, वहां पर होता है फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेशनशिप। तो जब एक कस्टमर है आपका बैंक का, उसने आपके बैंक के साथ अपने टाइज जो हैं वो एंड कर दिए हैं, तो उसकी आइडेंटिटी को आप कितने टाइम तक के लिए रखोगे, उसको भी आप 5 years तक के लिए रखोगे। इस चीज को भी ध्यान रखना।
क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास. What is the maximum monetary penalty that the director of FIU can impose per violation under PMLA Act? तो जो हमारा डायरेक्टर होता है FIU का, वो हो सकता है कि आपको एक रिटन वार्निंग दे दे, या हो सकता है आपको बोले कि आप एक स्पेसिफिक रेमेडियल मेजर है उसको आप ऑप्ट करें, या फिर आप पे मॉनेटरी पेनल्टी जो है वो इम्पोज कर सकता है. मिनिमम होती है 10,000. मैक्सिमम बताओ उसमें से क्या होती है. लिख लिया आंसर? अब तो लिख लिया होगा. सी, 1 लाख. ठीक है, मिनिमम 10,000 और मैक्सिमम कितनी होती है? 1 लाख. ये पर वॉयलेशन होती है, इस चीज का ध्यान रखना. ठीक है, तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस क्लास. आई होप यू विल फाउंड दिस क्लास यूजफुल. अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप चैनल है यस ऑफिसर JIB CIB, आप उस पर जुड़ सकते हैं. वेबसाइट हमारी है www.yesofficer.com JIB. यहाँ पर आपको फ्री फाउंडेशन क्लासेस भी मिल जाएंगी. कुछ मॉक्स हैं वो फ्री हैं, टॉपिक टेस्ट फ्री हैं, तो आप जाओ उसको अटेम्प्ट करो. ठीक है, मिलते हैं दोबारा इसी क्लास में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करना.